दार्जिलिंग जिसे क्वींस ऑफ हिल्स बोला जाता है और ये अपने सुंदर चाय बागानों की वजह से पूरे भारत में जो है वो फेमस है। लेकिन एक दूसरी कहानी जो भरी हुई है इसके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस से, मिसमैनेजमेंट से और पॉलिटिकल अनरेस्ट और करप्शन की वजह से, जो कि चीख चीख कर जो है वो दार्जिलिंग की कहानी को बयां करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन घोटालों के बारे में जो दार्जिलिंग में हर तरीके से, हर रीजन में जो है वो फैल चुका है। 1907 में दार्जिलिंग हिल्स मेंस एसोसिएशन ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी और वो मूवमेंट थी गोरखालैंड। गोरखालैंड एक ऐसा मूवमेंट जो ये चाहता था कि एक अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी बने इन गोरखाओं के लिए, है वो इनकी आइडेंटिटी की रक्षा कर सके, इनके डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके और कोई भी करप्शन की कोई गुंजाइश ही ना हो। 117 साल के बाद भी जो ये मूवमेंट है लगातार जारी है, यानी इनको अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो मिला ही नहीं। गोरखालैंड एक शब्द जो है वो कहीं गुम होकर रह गया है। कितने ही प्रोटेस्ट हुए इस मूवमेंट के लिए, कितने ही लोगों ने अपने जाने दी, लेकिन ये जो वर्ड है गोरखालैंड ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में देखा जाता है। अगर हम दूसरे स्टेट्स के एग्जांपल देखते हैं तो भारत में जैसे तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अगर हम छत्तीसगढ़, झारखंड की बात देखें और साथ साथ अगर उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड भी यूपी से अलग हुआ था। तो क्या रीजन है कि जो गोरखालैंड है वो अब तक भी फुलफिल नहीं हो पाया, यानी इन लोगों के लिए एक अलग से स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना पाई है। इसके 3 मुख्य रीजन है। आज हम बात करेंगे उन 3 मुख्य रीजंस की भी। सबसे पहला रीजन है टूरिज्म। दार्जिलिंग में सालाना 3,50,000 से लेकर 4 लाख तक टूरिस्ट आते हैं। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो ये जो काउंट था वो 6 लाख के करीबन था। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम टूरिज्म मार्केट की बात करते हैं तो ये $100 मिलियन के करीब है। देखिए, गवर्नमेंट के लिए शायद ये बड़ा काउंट नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा टूरिज्म मार्केट जो है वो लोगों को थोड़ी अपनी तरफ जरूर खींचता है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतना बड़ा टूरिज्म मार्केट का रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को। कई लोगों को, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, इसे अलग करने का जो ख्याल है वो मन में नहीं आता है। दूसरा रीजन है टी गार्डन्स का। टी गार्डन जो है उसका काउंट है दार्जिलिंग में करीब 87। जब मात्रा की बात करें तो एनुअली ये 10 मिलियन ग्राम जो है वो टी का उत्पादन करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी अलग अलग स्टेट्स इंडिया की, या फिर अगर हम इंटरनेशनल की भी बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है ये टी की। आप समझ सकते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन कितनी होगी। और थर्ड रीजन है होटल मैनेजमेंट। दार्जिलिंग में करीब जो है वो 444 जो है वो होटल्स है, और मैं यहाँ पर होम स्टे या रिसोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ होटल्स मिला के जो है वो 444 है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 20 रुपीज जो है वो टैक्स लगता है पर टूरिस्ट, अगर वो 5 ईयर से ऊपर एज में है। पर सालाना जो है वो होटल इंडस्ट्री ही 28.75 लाख जो है वो एज अ टैक्स देती है। तो देखिए, अब ये 3 इंडस्ट्रीज जो हैं वो दार्जिलिंग को कहां से कहां पहुंचा रही हैं। अगर हम टी गार्डन्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें, तो सभी से इतना ज्यादा मुनाफा मिलता है गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग से गोरखालैंड की जो मांग है वो दब जाती है। गोरखालैंड को एक अलग से स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाने की जो ये मांग है वो कहीं ना कहीं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर कर देती है। अब ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स के चक्कर में हिल्स के लिए एक बड़ी बात तो बोल दी कि हिल्स के लोगों में बहुत ज्यादा क्षमता है, जो यूथ है उनको अगर प्रॉपर स्किल दी जाए तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। और अब हिल्स की बारी है डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने होम स्टे के लिए भी बताया कि होम स्टे जो इंडस्ट्री है हिल्स की, उसे भी अच्छे लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा ताकि टूरिज्म को और ज्यादा सपोर्ट मिले। और उन्होंने टी गार्डन वर्कर्स के लिए भी 54,000 पट्टा की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी। पट्टा यानी कि जमीन का टुकड़ा, यानी हर जमीन टुकड़े के हिसाब से उन्हें 1,20,000 जो है वो दिए जाएंगे। ये प्रॉमिस जो है वो ममता बनर्जी ने कर दिया। लेकिन क्या दार्जिलिंग के लोगों को होम स्टे चाहिए? नहीं। दार्जिलिंग के लोगों को एक्चुअल में एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हेल्थ केयर जो मैनेजमेंट है वो सही लेवल पर होनी चाहिए, सड़कें जो है वो अच्छी बनी होनी चाहिए, जो सुविधाएं यानी बेसिक फैसिलिटीज अगर आप दार्जिलिंग के लोगों के लिए रखते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है, ना कि टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, होम स्टे बनाना। क्यों दार्जिलिंग से कोई भी IAS IPS नहीं निकलता है? क्यों ये लोग जो है वो ज्यादा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए बैठते नहीं है? उसका भी रीजन है क्योंकि एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा गाइडेंस नहीं है, ना ही इतने ज्यादा स्किल्स प्रोग्राम्स वहां पर चलाए जाते हैं ताकि इन लोगों का विकास हो सके।
समझ में भी आती है कि अब सारी की सारी पार्टीज जो है वो अलग तरीके से, अलग पैतरे जो है वो दार्जिलिंग कालिम्पोंग एरियाज में लगा रही है। और उसका बड़ा रीजन ये है कि 2026 में अप्रैल में इलेक्शन होने वाले, इसलिए हर पार्टी को ये चिंता सता रही है हम कुछ ऐसा मैनिफेस्टो में लिखे या कुछ इस तरीके से कोई भी भाषण दे जिससे लोग जो है हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। अगर हम घोटालों की बात करते हैं तो टी गार्डन्स में करीब करीब 3 लाख टी वर्कर्स हैं। आपको कैसा लगेगा जब आपको ये कहा जाए कि आपकी कोई जमीन पर पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, यानी आपके जो पीढ़ी से लोग रह रहे हैं वहां पे, लेकिन वो जमीन जो है वो आपकी नहीं है, यानी आप उस पर घर नहीं बना सकते, और अगर आप घर बनाते भी हैं तो वो कानूनी तौर पर आपके नाम नहीं होगा। अब ये जो टी वर्कर्स हैं ये बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि जिस जमीन पर उनके जो पूर्वज है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो घर में रह रहे हैं वो उनके नाम होना चाहिए, यानी कानूनी तौर पर वो उनका घर होना चाहिए। और इस सिलसिले में जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने एक स्कीम निकाल दी 5 डेसिमल स्कीम, और उसका मतलब ये था कि जो ये जमीन है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी, कि वो हेरिडिटरी तो होगी, यानी कि उनके जो वंशज हैं वो उस जमीन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जमीन जो है वो किसी और को बेच नहीं सकते हैं। हाल ही फिलहाल में दार्जिलिंग में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और इसके तहत जो है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने कोलकाता में आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई। बहुत सारे डीएम्स भी वहां पर मौजूद थे और कुछ ऑफिशियल्स भी, और वहां पर ये मेंशन किया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के तहत कितने भी ऑफिशियल्स हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो उनको सजा मिले, और 150 कॉन्ट्रैक्टर्स और करीब करीब 19 ऑफिसर्स जो थे उनके नाम सामने आए थे इस घोटाले में। बनर्जी ने यह भी कहा कि जो 70 पुलिस कंप्लेन हुई है उसके खिलाफ भी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो लागू होगा यहाँ पर, और जितना भी मिसमैनेजमेंट हुआ और पानी का जहां पर इम्प्रॉपर यूसेज हुआ है वहां पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर हम राजू बिस्टा की भी बात करें तो उन्होंने भी ये मेंशन किया था कि पुअर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से जो है यहाँ पर इस जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा घोटाला देखा गया था। घोटाले की बात करते हैं तो टीचर स्कैम जो कि बहुत बड़ा रूप ले लिया था इसने वेस्ट बंगाल में और खासकर दार्जिलिंग में, जब बैकडोर एंट्री से बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिल गई थी, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम तो हुआ लेकिन वो बाद में पता लगा कि ये फेक एग्जाम। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस एग्जाम के लिए अपीयर तो किया लेकिन रिजल्ट कभी नहीं आया क्योंकि एग्जाम ही फेक था। और फिर पता लगता है कि बहुत सारे टीचर्स को जो है वो बैकडोर एंट्री से अपॉइंट किया गया है, और उसका रीजन बताया जाता है करप्शन। यानी इन टीचर्स की जो ओएमआर शीट्स थी वो भी ब्लैंक थी, लेकिन इनको फिर भी अपॉइंटमेंट दे दी गई। और ये केस है फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में गया, जहां पर बताया जाता है कि 25,000 जो टीचर्स है उनको वापसी का जो है वो गेट दिखा दिया कि अब उन टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो रद्द किया जाता है, और जितनी भी उनको अभी तक सैलरी दी है उस पर उनको इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को ही। तो यही गवर्नमेंट जो है वो करप्शन लेवल पर इतना ज्यादा ऊपर चली जाती है कि इन टीचर्स को विदाउट कुछ लिखे ही एग्जाम में आप पास कर देते हैं, इनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, और फिर बाद में जब ये केस हाई कोर्ट में चला जाता है तब आप उन टीचर से ही पैसा वसूलने के लिए उस सैलरी पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है, दोनों दरवाजों पर खेल रही है। दार्जिलिंग में घोटाले जो है वो इस तरीके से भरे हुए हैं जैसे कि लोग हर चीज में घोटाला है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रोड्स में हो, हर जगह जो है वो घोटाला ही घोटाला है। इसका रीजन है हमारी जो भ्रष्ट सरकार का, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे ये जीटीए हो, जीजीएम, हर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी भ्रष्ट है। साथ साथ जो हमारी ये गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की वो भी इस पे यहाँ पर करप्शन में जो है वो आग दे रही है। समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि दार्जिलिंग का जो आम नागरिक है वो वोट किसको दे, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वोटिंग के टाइम यानी इलेक्शंस के टाइम जो है यही लोग बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो लेकर आते हैं और उसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने के लिए गोरखालैंड मूवमेंट की भी बात कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि गोरखालैंड तो इस साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तो गोरखालैंड तो छोड़ो, बुनियादी जो फैसिलिटीज है वो भी नहीं मिलती हैं, और जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो उसमें इतना ज्यादा घोटाला होता है कि लोग फिर से जो वो हताश हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोग मेरे को दार्जिलिंग से, कलिम्पोंग और द्वार से देख रहे हैं उनसे मेरी यही विनती है कि अगर इलेक्शन में वोटिंग करनी है तो सावधान पूर्वक करें। किसी भी मैनिफेस्टो पर हमें आंख बूंद करके विश्वास नहीं करना है। पार्टीज के जो सदस्य हैं उन्हें आराम से जांचना है और उसके बाद जो है इलेक्शन में वोटिंग करनी है।
नहीं तो फिर से ये जो घोटाले हैं वो कभी भी दार्जिलिंग का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोरखालैंड तो छोड़ो, ये घोटाले जो हैं वो दार्जिलिंग का गला ही घोट कर रख देंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस कंटेंट को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को इन घोटालों के बारे में भी पता लगे और अपने कीमती वोट की भी पहचान हो कि उन्हें एक्चुअल में जो वोट करना है वो किस आधार पर करना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।